हेलो स्टूडेंट, आज हम एलिमेंट्री इन्फेरेंस में सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ सैम्पलिंग, स्टैंडर्ड एरर। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या दे रखा है? इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सैम्पलिंग थ्योरी इज द स्टडी ऑफ द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। सैम्पलिंग थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि स्टडी ऑफ द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की स्टडी करना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये सैम्पलिंग थ्योरी का। देखो, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए क्या होना चाहिए? इफ द डेविएशन बिटवीन द ऑब्जर्व्ड सैंपल स्टैटिक, द डेविएशन बिटवीन द डेविएशन, जैसे डेविएशन नहीं निकालते थे, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट ओरिजिन, ऐसे डेविएशन बिटवीन द ऑब्जर्व्ड सैंपल स्टैटिक या फिर डेविएशन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट सैंपल स्टैटिक। सैंपल स्टैटिक, स्टैटिक जो हमने लिया था ना, टी स्टैटिक इज इक्वल टू टी ऑफ, जो उस सैंपल में जो भी एलिमेंट्स थे x1 x2 अप टू xn, जो भी ये सारे एलिमेंट्स थे, इनके ऊपर हमने एक स्टैटिक अप्लाई की थी टी, वही है ये। द डेविएशन बिटवीन द ऑब्जर्व्ड सैंपल स्टैटिक हो, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि डेविएशन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट सैंपल स्टैटिक इज सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट, हाइपोथेटिकल पैरामीटर वैल्यू। पैरामीटर वैल्यू मीन या वेरिएंस माइट बी एट्रीब्यूटेड टू चांस और द फ्लक्चुएशन सैम्पलिंग। यानी कि किस एट्रीब्यूटेड, यानी कि उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? या तो अकॉर्डिंग टू चांस, जैसे हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, या फिर फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि जो हम सैंपल लेते हैं उसमें डाटा कभी मैक्सिमम हो गया, कभी मिनिमम हो गया, इस टाइप से। यानी कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि डेविएशन बिटवीन ऑब्जर्व्ड सैंपल स्टैटिक या फिर डेविएशन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट सैंपल स्टैटिक्स। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? हाइपोथेटिकल पैरामीटर वैल्यू यूज होनी चाहिए या फिर एट्रीब्यूटेड टू चांस और दी फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग होना चाहिए। अब देखो, इन दोनों पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को चेक करते हैं। फॉर लार्ज एन, यानी एन क्या दे रखा है? जो पॉपुलेशन का साइज है वो, अगर वो उसकी मैक्सिमम नंबर, यानी बहुत ज़्यादा दे रखा है, बहुत बड़ा साइज है। फॉर लार्ज एन ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रीब्यूशंस, ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रीब्यूशंस तुम पढ़ चुके हो ना, जैसे बाइनोमियल, पॉइजन, नेगेटिव बाइनोमियल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड वेरी क्लोजली बाय ए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। यानी कि ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस है इनको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। किसके द्वारा अप्रोक्सीमेट करते हैं? बाय ए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व नहीं थी, जैसे ये तो बेसिक लाइन थी और इसके अकॉर्डिंग ये बेल शेप्ड कर्व, जो बेल शेप्ड कर्व थी ये थी नॉर्मल कर्व। यानी कि इसी के अकॉर्डिंग क्लोजली बाय ए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व वी यूज द नॉर्मल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर लार्ज सैंपल्स। यानी कि अगर इस सैंपल का साइज बहुत बड़ा दे रखा हो तो सारे डिस्ट्रीब्यूशन को हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। किस पर अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पर। इसीलिए हम किसको यूज करेंगे? नॉर्मल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को यूज करेंगे लार्ज सैंपल्स के लिए। और फॉर स्मॉल सैंपल्स के लिए किसको यूज करेंगे? RT टेस्ट, F टेस्ट, फिशर-जट ट्रांसफॉर्मेशन। ये टेस्ट हमने अभी पढ़े नहीं हैं, आगे पढ़ेंगे। इसी एलिमेंट्री इन्फेरेंस में दे रखे हैं आगे, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, फिशर-जट ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे स्मॉल सैंपल के लिए ये टेस्ट। अब देखो, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए हमें सबसे पहले जो भी हाइपोथेटिकल पैरामीटर्स वगैरह की ज़रूरत होती है उसके लिए सबसे हमें हाइपोथेसिस पता होनी चाहिए। सबसे पहले है नल हाइपोथेसिस और उसके बाद आती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। देखो, टेक्निक ऑफ रैंडमाइजेशन यूज्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ सैंपल यूनिट्स। जो रैंडम सैम्पलिंग थी ना, रैंडमली हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, तो वही टेक्निक ऑफ रैंडमाइजेशन यूज्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ सैंपल यूनिट्स मेक्स द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस वैलिड फॉर अस। जो रैंडमाइजेशन की टेक्निक हम यूज करते हैं जिसमें हर एक डाटा के पास इक्वल चांस होता है अक्रेंस का, तो वही हमारी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को हमारे लिए वैलिड बनाती है। अब देखो, इसको अप्लाई करने के लिए, जो ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है, इसको अप्लाई करने के लिए क्या करें? टू अप्लाई द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस वी फर्स्ट सेट अप ए हाइपोथेसिस।
यानी कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें हाइपोथेसिस का पता होना चाहिए। ए डेफिनेट स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर, पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में हमें एक एग्जैक्ट स्टेटमेंट देनी है। सच ए हाइपोथेसिस विच हैव नो डिफरेंस, यानी कि एक इस टाइप की हाइपोथेसिस लें जिसमें कोई भी डिफरेंस ना हो, इज नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस को क्या किससे डिनोट करेंगे? एच नोट से। यानी कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को अप्लाई करने से पहले हमें हाइपोथेसिस के बारे में पता होना चाहिए और हाइपोथेसिस की हमें एक डेफिनेट स्टेटमेंट होनी चाहिए और एक इस टाइप की स्टेटमेंट जहाँ पर कोई भी डिफरेंस ना हो, एग्जैक्टली वो डेफिनेशन सेम रहे, तो उसी हाइपोथेसिस को हम क्या बोलेंगे? नल हाइपोथेसिस। और इसको हम एच नोट से डिनोट करेंगे। अब देखो आर.ए. फिशर ने क्या डेफिनेशन दी है नल हाइपोथेसिस की? नल हाइपोथेसिस इज द हाइपोथेसिस which is tested for possible rejection under the assumption that is true, यानी कि एक ऐसी assumption जो completely true है, उसके अंडर जो भी रिजेक्शन की पॉसिबिलिटीज हैं उनको टेस्ट करना, वही क्या होती है? नल हाइपोथेसिस। यानी कि हमारे पास कोई भी डेफिनेट स्टेटमेंट दे रखी है, वो ट्रू है और उस ट्रू स्टेटमेंट के नीचे हम चेक करेंगे उस स्टेटमेंट की रिजेक्शन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और उन पॉसिबिलिटीज को टेस्ट करना ही क्या होता है? नल हाइपोथेसिस। ये है आर.ए. फिशर की डेफिनेशन। अब देखो एच नोट यानी कि नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस कैसे डिफाइन करेंगे? इन केस ऑफ सिंगल स्टैटिक या इन केस ऑफ टू स्टैटिस्टिक्स, यानी सिंगल स्टैटिक यानी कि टी, अकेला टी दे रखा हो, अकेला टी, और यहाँ पर टू स्टैटिक्स यानी कि T1 T2 दे रखे हो, तब हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये देखो एच नोट सिंगल स्टैटिक में हम कैसे डिफाइन करेंगे? एच नोट विल बी द सैंपल स्टैटिक डज नॉट डिफर फ्रॉम द हाइपोथेटिकल पैरामीटर वैल्यू। यानी कि अगर सिंगल स्टैटिक लेंगे तो जो सिंगल स्टैटिक में सैंपल स्टैटिक होगी वो हाइपोथेटिकल पैरामीटर से डिफरेंट नहीं होगी। एक ही तो है सिंगल स्टैटिक, वो हाइपोथेटिकल पैरामीटर के इक्वल ही होगी। जैसे हमने ऐसे डिफाइन किया था ई ऑफ टी इज इक्वल टू पैरामीटर, यानी कि एस्टिमेट ऑफ स्टैटिक इज इक्वल टू पैरामीटर, यानी कि वो इसके इक्वल होगी। एक ही तो ली है हमने, एक ही, और वो किसके? इस हाइपोथेटिकल पैरामीटर के इक्वल होगी, डिफरेंट नहीं होगी। अब दो में क्या पॉसिबिलिटी है? एस नोट विल बी द सेम स्टैटिक डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली, यानी कि जब हम दो लेंगे ना T1 यानी ई ऑफ T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? θ1 और ई ऑफ T2 क्या हो जाएगा? θ2, यानी कि सिग्निफिकेंटली दोनों ही डिफर नहीं होगी। एक में सिंगल है तो वो डिफर नहीं होगी, दो है तो दो में जो डिफरेंट है वो अलग अलग नहीं होंगी। अब देखो इफ द डेविएशन कम्स आउट टू बी सिग्निफिकेंट, यानी कि जो हमने डेविएशन लिया था टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए, अगर वो सिग्निफिकेंट है तो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट द पर्टिकुलर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अडोप्टेड। जो हमने सिग्निफिकेंस का एक पर्टिकुलर लेवल अडोप्ट किया है उस पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है। कब रिजेक्ट होती है? जब डेविएशन कमाउंट्स टू बी सिग्निफिकेंट, जो डेविएशन लेते हैं वो डेविएशन निकल आता है। यानी कि नल हाइपोथेसिस में होता क्या है? सैंपल स्टैटिक डज नॉट डिफर, जो सैंपल स्टैटिक है वो डिफर ही नहीं होता है, और डिफर होता है तो क्या हो जाता है? डेविएशन निकल आता है, और डेविएशन निकल आएगा तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। कहाँ पर? जो पर जिस पॉइंट पर डिफरेंस आया, डेविएशन निकाला, उसी पॉइंट पर क्या हो जाएगी? पर्टिकुलर लेवल पर सिग्निफिकेंस अडोप्टेड, यानी कि वहीं पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। इफ द डेविएशन इज नॉट टू बी सिग्निफिकेंट, अगर डेविएशन सिग्निफिकेंट नहीं है तो नल हाइपोथेसिस में बी रिजेक्टेड एट दैट लेवल। जहाँ पर डेविएशन सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि जिस पॉइंट पर डेविएशन आएगा जहाँ पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई है वहीं तो डेविएशन आएगा, और डेविएशन इज नॉट टू बी सिग्निफिकेंट, नल हाइपोथेसिस में बी रिजेक्टेड एट दैट लेवल। समझ में आया? नल हाइपोथेसिस कहाँ पर रिजेक्ट होगी? वहाँ पर रिजेक्ट होगी जहाँ पर डेविएशन इज नॉट टू बी सिग्निफिकेंट। अब देखो आगे, एनी हाइपोथेसिस विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जहाँ पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी वहीं पर क्या यूज होगी? अल्टरनेटिव, यानी कि नल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लीमेंट्री यूनिवर्सल सेट क्या लेकर चले हम? पॉपुलेशन लेकर चले हैं ना, पॉपुलेशन में से एच नोट घटा दिया, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा? H1, यानी यूनिवर्सल सेट में से ये सेट घटा दिया तो दूसरा क्या आ गया? अल्टरनेटिव। उसी को क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस।
समझ में आया? एनी हाइपोथेसिस विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल हम चेक करते हैं, इफ़ वी वांट टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस, अगर हमें नल हाइपोथेसिस को चेक करना है दैट द पॉपुलेशन हैज़ ए स्पेसिफाइड मीन म्यू नोट, तो वहाँ पर स्पेसिफाइड मीन म्यू नोट यानी कि एच नोट के लिए म्यू नोट है, H1 के लिए म्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर नल हाइपोथेसिस को चेक करते हैं तो वहाँ पर मीन क्या होगा, म्यू नोट एच नोट है ये एच नोट नल हाइपोथेसिस, यहाँ पर मीन क्या हो गया, म्यू नोट हो गया। देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कुड बी, तो अगर एच नोट नल हाइपोथेसिस के लिए मीन म्यू नोट है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव किससे डिनोट किया, H1 से, तो यानी कि नल हाइपोथेसिस में मीन कितना है, म्यू नोट, तो ऑब्वियस सी बात है म्यू नोट तो होगा नहीं। अगर नल हाइपोथेसिस में मीन म्यू नोट है तो अल्टरनेटिव तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है ना, कॉम्प्लीमेंट्री है तो ऑब्वियस सी बात है म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट तो होगा नहीं। म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट नहीं होगा तो दो पॉसिबिलिटी बची, या तो म्यू ग्रेटर देन म्यू नोट होगा या फिर म्यू लेस देन म्यू नोट होगा। तो इसको दो पॉसिबिलिटी आ गई ना, म्यू ग्रेटर देन म्यू नोट और म्यू लेस देन म्यू नोट, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट तो इसमें हो गया नल हाइपोथेसिस में। अब देखो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस दो पॉसिबिलिटीज़ की वजह से इसको क्या बोलेंगे, टू टेल्ड अल्टरनेटिव, क्योंकि ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है और यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, टू टेल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। म्यू ग्रेटर देन म्यू नोट क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन म्यू नोट राइट हैंड साइड में है ना, इसलिए इसको बोलेंगे राइट टेल्ड अल्टरनेटिव। यहाँ पर म्यू नोट लेफ्ट में है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट टेल्ड अल्टरनेटिव। कंफ्यूज मत होना, अगर म्यू ग्रेटर है म्यू नोट से तो राइट टेल्ड और म्यू लेस होते ही लेफ्ट टेल्ड हो जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे, सिंगल टेल्ड, इन दोनों को बोलेंगे सिंगल टेल्ड अल्टरनेटिव, और इसको बोलेंगे टू टेल्ड, क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी हैं और दोनों पॉसिबिलिटीज को अलग अलग कर देते हैं तो ये क्या बन जाती है, वन टेल्ड। इफ इट ऑफ अस टू डिसाइड वेदर वी हैव टू यूज ए सिंगल टेल्ड और टू टेल्ड, ये पॉसिबिलिटीज डिसाइड करती हैं कि हम यहाँ पर टू टेल्ड यूज करेंगे या फिर सिंगल टेल्ड यूज करेंगे। अब देखो एरर इन सैम्पलिंग, वन टेल्ड और टू टेल्ड अल्टरनेटिव समझ में आ गया, वो नल हाइपोथेसिस में नहीं होता, सिर्फ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में होता है वन टेल्ड और टू टेल्ड। अब देखो एरर इन सैम्पलिंग, द मेन ऑब्जेक्टिव इन सैम्पलिंग थ्योरी टू ड्रा वैलिड इन्फेरेंस अबाउट द पॉपुलेशन, यानी कि सैम्पलिंग थ्योरी का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वैलिड इन्फेरेंस चेक करना अबाउट द पॉपुलेशन, यानी उस जो यूनिवर्सल सेट है उसकी वैलिडिटी, मतलब उसकी एग्जैक्टली क्या है वो पॉपुलेशन, एग्जैक्टली मेन सेट क्या है वो चेक करना। पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल रिजल्ट्स, और पैरामीटर किसके बेस पर, रिजल्ट सैम्पल रिजल्ट्स के बेस पर चेक करेंगे। अब देखो टू टाइप्स ऑफ एरर है हमारे पास, सैम्पलिंग थ्योरी का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसकी एरर चेक करना, यानी कि ड्रा वैलिड इन्फेरेंस अबाउट द पॉपुलेशन, और उसके लिए हमारे पास टू टाइप ऑफ एरर है। टाइप वन एरर क्या है, रिजेक्ट एच नोट व्हेन इट इज़ ट्रू, यानी कि जब नल हाइपोथेसिस ट्रू हो जाती है तो वहाँ पर क्या कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। सेकंड टाइप की एरर क्या है, एक्सेप्ट एच नोट व्हेन इट इज़ रॉन्ग, यानी कि जब ये रॉन्ग हो जाती है तब इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट, यानी ट्रू है तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, रॉन्ग है तो इसको एक्सेप्ट, यानी उल्टा हो गया ना, ट्रू है तो रिजेक्ट कर रहे हैं और रॉन्ग है तो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यानी एरर होगी दोनों टाइप की एरर। टू टाइप्स ऑफ एरर हैं, पहली रिजेक्ट एच नोट व्हेन इट इज़ ट्रू, देन सेकंड एक्सेप्ट एच नोट व्हेन इट इज़ रॉन्ग। एक्सेप्ट एच नोट व्हेन H1 इज ट्रू, दोनों से क्या कंक्लूजन निकला, यानी कि एक्सेप्ट एच नोट को एक्सेप्ट करेंगे कब, जब H1 ट्रू होगा, यानी कि एक्सेप्ट एच नोट व्हेन इट इज़ रॉन्ग, यानी कि एच नोट को कब एक्सेप्ट किया, जब एच नोट रॉन्ग था, एच नोट रॉन्ग था इसका मतलब H1 ट्रू है तो एच नोट को एक्सेप्ट करेंगे, और एच नोट को अगर रिजेक्ट करेंगे तो H1 रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो प्रोबेबिलिटी निकालने में, पॉपुलेशन P, रिजेक्ट एच नोट व्हेन इट इज़ ट्रू, यानी एच नोट को रिजेक्ट किया जब ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या हो गया, रिजेक्ट एच नोट डिवाइड बाई टोटल एच नोट इज इक्वल टू, हमने इसको क्या मान लिया, अल्फा,
इसकी प्रोबेबिलिटी हमने अल्फ़ा मान ली। अब देखो एक्सेप्ट एच नोट, एच नोट को एक्सेप्ट कब किया, व्हेन इट इज़ रोंग, यानी कि एच नोट रोंग है तब हमने इसको एक्सेप्ट किया। इसकी प्रोबेबिलिटी हमने क्या मान ली, बीटा मान ली। ठीक है, अब देखो एच नोट को एक्सेप्ट किया है, ये रोंग है तो इसका मतलब एच वन ट्रू है ना, ये तो रोंग हो गया तो इसका मतलब एच वन ट्रू है, तो प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट एच नोट और एच वन ट्रू है, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी को हमने क्या मान लिया, बीटा। ये ध्यान रखने, ये फिक्स रहेंगे, आगे बार बार अल्फ़ा बीटा यूज हुआ होगा। यानी अल्फ़ा का मतलब क्या हो गया, रिजेक्ट एच नोट व्हेन इट इज़ ट्रू, और बीटा का मतलब प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट एच नोट व्हेन इट इज़ रोंग। अब देखो अल्फ़ा और बीटा क्या है, साइज ऑफ द टाइप 1 टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर का साइज कितना है, अल्फ़ा, और टाइप 2 एरर का साइज कितना है, बीटा। यही तो है टाइप 1 एरर। अब देखो हम क्या यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट ए लोट व्हेन इट इज़ गुड। जब ये सही है तभी हमने इसको रिजेक्ट किया है ना, यानी इसको जर्नली, इस रिजल्ट को जर्नली यूज कर रहे हैं हम। रिजेक्ट ए लोट यानी किसी भी चीज़ को रिजेक्ट करेंगे जब ये अच्छा होगा, यानी अल्फ़ा। एक्सेप्ट ए लोट व्हेन इट इज़ बैड देन बीटा। तो अल्फ़ा तो क्या हो गया, यानी इसको रिजेक्ट किया ना ये, तो ये प्रोड्यूसर रिस्क हो गया, और बीटा क्या हो गया, कंज्यूमर रिस्क हो गया। ये खरीदने वाले के लिए और ये ग्राहक के लिए, दोनों के लिए। अल्फ़ा को प्रोड्यूसर रिस्क लेकर चलेंगे और बीटा को कंज्यूमर रिस्क लेकर चलेंगे। अब देखो हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए सबसे पहले क्रिटिकल रीजन चेक करेंगे। ए रीजन कोरस्पॉन्डिंग टू ए स्टैटिक टी, यही तो लेकर चलते हैं स्टैटिक टी। ए रीजन इन द सैंपल स्पेसेस विच अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ एच नोट इज टर्म्ड एज क्रिटिकल रीजन ऑफ रिजेक्शन। यानी कि एक ऐसा क्रिटिकल रीजन कौन सा हो गया, एक ऐसा रीजन जो सैंपल स्पेस एस में है, यानी कि जो सैंपल दे रखा है उसमें है, एक ऐसा रीजन जहाँ पर अमाउंट्स टू बी रिजेक्शन ऑफ एच नोट, जहाँ पर एच नोट की रिजेक्शन को देखना है हमें कि कितने अमाउंट में एच नोट की रिजेक्शन है, इज टर्म्ड एज क्रिटिकल रीजन ऑफ रिजेक्शन। यानी कि वो क्रिटिकल रीजन किसका होगा, रिजेक्शन का। यानी कि उस सैंपल स्पेस में हम ये चेक करेंगे कि एच नोट कितना रिजेक्ट हुआ है, कितना रिजेक्ट हुआ है, और जहाँ जहाँ पर वो रिजेक्ट हुआ है एच नोट, उसी को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल रीजन ऑफ रिजेक्शन। अब देखो मान लेते हैं लेट ओमेगा, ओमेगा इज क्रिटिकल रीजन। ये हमने स्टैटिक ले लिया, टी, टी स्टैटिक, वैल्यू ऑफ स्टैटिक होगी ये। दोनों के दोनों किस पर बेस्ड है, क्रिटिकल रीजन और ये स्टैटिक, दोनों के दोनों किस पर बेस्ड है, यानी कि जो हमने सैंपल स्पेस लिया है ना, कोई भी बेस्ड ऑन रैंडम सैंपल स्पेस, रैंडम सैंपल साइज एन, यानी कि जो सैंपल स्पेस लिया उसका साइज हमने एन मान लिया। ठीक है, क्रिटिकल रीजन भी हमने सैंपल स्पेस में से उठाना है, और जो स्टैटिक लेंगे वो भी सैंपल स्पेस में से होगी, तो बेस्ड ऑन ए रैंडम सैंपल साइज एन। तो तब देखो तब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसका पॉपुलेशन, इसकी पॉसिबिलिटी। अगर ये स्टैटिक, टी स्टैटिक जो हमने ली है, ये इस क्रिटिकल रीजन में बिलोंग करती है, क्रिटिकल रीजन में बिलोंग करती है। क्रिटिकल रीजन मतलब एच नोट, रिजेक्शन ऑफ एच नोट, जहाँ पर रिजेक्शन ऑफ एच नोट है वही रिजेक्शन ऑफ एच नोट, तो वो कितना हो जाएगा, अल्फा। यही तो लिया था हमने अल्फा। और ये किसकी पॉसिबिलिटी है, अगर ये स्टैटिक ओमेगा यानी क्रिटिकल रीजन में बिलोंग ना करके इसके अल्टरनेटिव रीजन में बिलोंग करती है, तो किसके साथ आ जाएगी, एच वन, उसका यानी एच नोट का उल्टा एच वन ही तो था, तब वो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, बीटा। ओमेगा बार क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेट ऑफ ओमेगा इज एक्सेप्टेबल रीजन। यानी कि ये अगर क्रिटिकल रीजन है तो ओमेगा बार क्या बना, एक्सेप्टेबल रीजन बना। यानी कि ओमेगा और ओमेगा बार दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होगी, तो यानी दोनों का यूनियन करेंगे तो पूरा सैंपल स्पेस ऐसा आएगा, और दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ओमेगा इंटरसेक्शन ओमेगा बार। अब देखो ये तो हमें पता चल गया क्रिटिकल रीजन क्या है, एक्सेप्टेबल रीजन क्या है। क्रिटिकल रीजन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वही एक्सेप्टेबल रीजन होगा। अगर उस क्रिटिकल रीजन में स्टैटिक बिलोंग करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी अल्फा, अगर उसके कॉम्प्लीमेंट्री में बिलोंग करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी बीटा। अब देखो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, प्रोबेबिलिटी अल्फा, समझ में आ गया अल्फा क्या है, ए रैंडम वैल्यू ऑफ टी बिलोंग्स टू द क्रिटिकल रीजन इज नोन एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द साइज ऑफ टाइप 1। यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किसको बोलेंगे, जो ये प्रोबेबिलिटी अल्फा दे रखी है ना, प्रोबेबिलिटी अल्फा किसकी थी, ए रैंडम वैल्यू ऑफ टी, यही तो था, ए रैंडम वैल्यू ऑफ टी बिलोंग्स टू द क्रिटिकल रीजन
इज नोन एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। समझ में आ गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? जो क्रिटिकल रीजन में जो स्टैटिक वैल्यू, रैंडम स्टैटिक वैल्यू बिलोंग करेगी वही अल्फा, अल्फा यही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा। अब देखो एरर, एरर, एरर मतलब मैक्सिमम प्रोड्यूसर रिस्क। प्रोड्यूसर रिस्क क्या था? अल्फा ही तो लिया था हमने। कंज्यूमर रिस्क क्या था? बीटा था। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आर 5% एंड 1%। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस दे रखी है, वो कितनी है? 5% और 1% है। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड इन एडवांस बिफोर कलेक्टिंग द सैंपल इंफॉर्मेशन। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड इन एडवांस, यानी कि जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होती है वो हमारी एडवांस में फिक्स होती है। यानी कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हम पहले ही ये क्राइटेरिया लेकर चलते हैं कि हमारा कितना बेनिफिट होगा और कितना लॉस होगा। तो वही है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि हमारे पास पहले ही हमने फिक्स कर लिया कि इतना परसेंटेज बेनिफिट तो होना ही चाहिए, तभी हम काम करेंगे। तो वही कहता है ये, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड इन एडवांस बिफोर कलेक्टिंग द सैंपल इंफॉर्मेशन। यानी वो सैंपल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से पहले ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे एडवांस में कि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि हमारा बेनिफिट क्या होगा। समझ में आ गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? अब हम चेक करेंगे वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट क्या होते हैं। वन टेल्ड यानी कि जिसकी एक ही पॉसिबिलिटी हो, टू टेल्ड यानी म्यू कि दोनों से ग्रेटर देन लेस देन दोनों पॉसिबिलिटी हो। In any test, the critical region is represented by the portion of the area under the probability curve of the sampling distribution of the test static। ये कहता है कि किसी भी टेस्ट में जो प्रोबेबिलिटी कर्व होती है उसके अंडर में हम क्रिटिकल रीजन चेक करेंगे और उस क्रिटिकल रीजन पर डिपेंड करेगा कि वो वन टेल्ड है या फिर टू टेल्ड। देखो वन टेल्ड टेस्ट में क्या होता है? ए टेस्ट ऑफ एनी स्टैटिकल हाइपोथेसिस वेयर द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज वन टेल्ड इज कॉल्ड द वन टेल्ड। यानी कि कोई भी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस लेते हैं जहाँ पर अल्टरनेटिव, यानी अल्टरनेटिव के तो होते हैं दोनों पार्ट, अल्टरनेटिव वन टेल्ड टू टेल्ड। वन टेल्ड टू टेल्ड यानी कि जो ये म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट देते हैं, इसके वन साइड जो क्रिटिकल रीजन है वो एक ही साइड हो, या तो इस साइड हो या फिर इस साइड, तो वन टेल्ड होगा। अगर दोनों साइड रीजन आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? टू टेल्ड। फॉर एग्जाम्पल ए टेस्ट फॉर टेस्टिंग द मीन ऑफ द पॉपुलेशन एच नोट म्यू इज इक्वल टू, ये है एच नोट म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट अगेंस्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। म्यू ग्रेटर देन म्यू नोट में क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ पर म्यू ग्रेटर देन म्यू नोट है, इधर ग्रेटर होता है ना, पॉजिटिव वैल्यूज होती है, इधर नेगेटिव वैल्यूज होती है, तो ये ग्रेटर है यहाँ पर, ये ग्रेटर है, तो इसी को क्या बोलेंगे? राइट टेल्ड। अगर ये रीजन यहाँ पर लेफ्ट में होता है तो इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट टेल्ड। अगर दोनों साइड होता है तो इसको क्या बोलते हैं? टू टेल्ड। In right tail test, the critical region lies entirely in the right of the sampling distribution of bar। राइट में ही है ना। और ये दूसरा लेफ्ट टेल्ड में क्या हो जाएगा? इन द लेफ्ट ऑफ द एक्स बार, लेफ्ट में हो जाएगा। अब देखो टू टेल्ड, ए टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस वेयर द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज टू टेल्ड। टू टेल्ड यानी कि दोनों साइड म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट नहीं होना चाहिए बस, अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या तो ग्रेटर देन या लेस देन, इज नोन एज टू टेल टेस्ट। वन टेल्ड और टू टेल टेस्ट इज टू बी अप्लाइड ऑन द प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का नेचर चेक करना पड़ेगा हमें। म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट यानी वो ग्रेटर है या लेस देन है या दोनों पॉसिबिलिटी है, तो उस प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है। If alternative hypothesis is two-tailed, we apply two-tailed test. If the alternative hypothesis is one-tailed, then apply one-tailed test. ये हम आगे पढ़ेंगे वन टेल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, टू टेल्ड में कौन कौन से टेस्ट आते हैं। डिसीजन अबाउट अप्लाइंग टू टेल्ड और सिंगल टेल्ड विल डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम अंडर स्टडी। यानी कि पहले तो हम प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि वहाँ पर टू टेल टेस्ट अप्लाई होगा या फिर वन टेल अप्लाई होगा। अब देखो एग्जाम्पल दे रखा है, सपोज देयर आर टू पॉपुलेशन ब्रांड्स ऑफ बल्ब्स। यानी बल्ब के हमारे पास दो ब्रांड है। ये देखो हमारे पास एक बल्ब लिया है, बल्ब के हमारे पास दो ब्रांड है। एक तो बल्ब स्टैंडर्ड प्रोसेस, स्टैंडर्ड प्रोसेस उसकी हमने मीन लाइफ मान ली μ1। यानी कि एक बल्ब को तो बनाया गया है स्टैंडर्ड प्रोसेस से, उसकी मीन लाइफ कितनी है μ1, और दूसरा कोई अदर टेक्निक यूज की है यानी कि न्यू टेक्निक से,
यानी कि बल्ब बनाने की दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो स्टैंडर्ड प्रोसेस से उसकी मीन लाइफ कितनी है μ1, और दूसरा नई टेक्निक से बनाया उसकी मीन लाइफ मान ली हमने μ2। अब हमें चेक करना है इफ बल्ब्स डिफर सिग्निफिकेंटली देन आवर, यानी कि कौन सा बल्ब ज़्यादा यूजफुल है। तो देखो इनकी नल हाइपोथेसिस क्या होगी, नल हाइपोथेसिस H0, तो यहाँ पर कितना लेंगे, दोनों की मीन लाइफ अगर इक्वल हो जाए, तो यही था ना डू नॉट डिफर, नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन डू नॉट डिफर, यानी कि अगर दोनों की मीन लाइफ इक्वल हो जाए, मीन लाइफ तो यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड प्रोसेस और न्यू टेक्निक में दोनों की सेम वैलिडिटी, सेम चलने की पॉसिबिलिटी भी सेम है, तो यानी कि नल हाइपोथेसिस की पॉसिबिलिटी क्या होगी, H0 में μ1 इज इक्वल टू μ0। और अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस चेक करें, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहती है, H1 में क्या पॉसिबिलिटी होगी, μ1 नॉट इक्वल टू μ2, यही तो होगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब ये टू टेल्ड, यानी कि या तो μ1 ग्रेटर देन μ2 होगा या फिर μ1 लेस देन μ2 होगा। इफ द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय न्यू प्रोसेस हैव हायर एवरेज देन स्टैंडर्ड प्रोसेस, अगर न्यू प्रोसेस से जो बल्ब हमने तैयार किया है न्यू टेक्निक से उसकी हायर एवरेज होगी स्टैंडर्ड प्रोसेस से, तब हम क्या यूज करेंगे, H0 तो वही रहेगा, μ1 इज इक्वल टू μ0, यही रहेगा ना। और H1 कितना हो जाएगा, μ1 लेस देन μ2, क्योंकि μ2 किसकी मीन लाइफ थी, न्यू प्रोसेस की। और ये क्या कहता है, जो न्यू प्रोसेस से हमने बल्ब तैयार किया उसकी हायर एवरेज है देन स्टैंडर्ड, तो μ2 भी इसी बात है μ1 से बड़ा होगा, तो ये क्या हो गया फिर लेफ्ट टेल्ड, समझ में आ गया लेफ्ट टेल्ड, यानी कि न्यू टेक्निक से बनाए गए बल्ब की अगर हायर एवरेज है तो μ2 बड़ा होगा ना, μ2 बड़ा हो गया तो फिर क्या होगी लेफ्ट टेल्ड। और ये कहता है जो हमने स्टैंडर्ड प्रोसेस से तैयार किया अगर उसकी हायर एवरेज हो जाए न्यू टेक्निक से तो फिर क्या हो जाएगा, μ1 ग्रेटर देन μ2, तो ये क्या हो जाएगा, देखो राइट टेल्ड हो जाएगा। अब देखो समझ में आ गया, अब लेफ्ट टेल टेस्ट यूज होगा या फिर राइट टेल टेस्ट यूज होगा। अगर नहीं समझ में आता है लेफ्ट टेल्ड है या राइट टेल्ड है, दोनों की सेम मतलब दोनों की प्रोसेस सेम ही है, कभी इसकी ज़्यादा हो जाती है कभी इसकी ज़्यादा हो जाती है, तब क्या यूज करेंगे, टू टेल टेस्ट। अगर क्लियरली दिख रहा है कि न्यू प्रोसेस से जो हमने बल्ब लिया है उसकी हायर एवरेज है तो μ2 ग्रेटर हो गया यानी लेफ्ट टेल्ड हो गया। और अगर स्टैंडर्ड प्रोसेस से तैयार किए गए बल्ब की हायर एवरेज है तो क्या हो गया, राइट टेल्ड हो गया। और अगर बल्ब दोनों की पॉसिबिलिटी सेम है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, नल हाइपोथेसिस। और कभी ये ज़्यादा इसकी हायर एवरेज हो जाती है कभी इसकी हो जाती है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, टू टेल टेस्ट। ये था आज का टॉपिक, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, नल हाइपोथेसिस, वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट। थैंक यू।